गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 10 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग एक बार न्यूज़पेपर से देख के उसको जॉट डाउन कर लीजिएगा। तो बेसिक पॉइंट या आप लोगों को 2 घंटे के अंदर टेलीग्राम पे ये सारा जो आपका करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ शेयर हो जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो लगभग 1 बजे तक आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है आज का, उसको देखते हैं। अभी देखिए एक जजमेंट आया है एंट्रिक्स देवास डील के संदर्भ में, और इसके अंदर क्या है उसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि उसमें जो एक क्यूबेक कनाडा में जो आपका जगह है क्यूबेक, वहां से एक जजमेंट आ रहा है। और जजमेंट में आपका कहा गया है कि पहले तो इन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस एयर इंडिया के एसेट्स को फ्रीज किया जा सकता है। इनके एसेट्स को फ्रीज करके जो देवास कंपनी है वो इनको बेच के या उसको एसेट्स को अपना बना के जो उसका लॉस हुआ है इस डील के अंदर उसको कंपनसेट कर सकता है। लेकिन अभी वापस आपका जजमेंट बदला गया है और उसमें बोला गया कि नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एसेट्स को नहीं आपका लिया जा सकता है। आपके जो एयर इंडिया है उसके एसेट्स को आपके देवास दे सकती है। तो अब है क्या, इसको थोड़ा सा समझना है। एंट्रिक्स देवास डील क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए। देखिए एंट्रिक्स क्या आपका है, अंतरिक्ष अगर आप बात करिएगा तो अंतरिक्ष या एंट्रिक्स इट इज अ कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसरो आपका जो है उसका कॉमर्शियल आर्म है, वाणिज्यिक आपका अंग है। और ये जो भी आपके जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एक्वायर्स कॉमर्स फॉर इसरो। इसरो खुद जाके कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करता है, उस अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को किसी और देश से आपको सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, किसी प्राइवेट कंपनी से सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, उन चीजों को मैनेज करने के लिए इसरो ने एंट्रिक्स को बनाया है। और इन्हीं दोनों के बीच में इसके कॉमर्शियल आर्म एंट्रिक्स है। 2005 में एक डील साइन हुआ था और 2005 में जो डील साइन हुआ था उसमें जी माधवन नायर आपके इसरो के चीफ थे। उस समय ये डील साइन हुआ और डील आपके जो साइन हुआ उसमें ये था कि एंट्रिक्स जो होगा ये 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा देवास के लिए, 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा देवास के लिए। और उन 2 सैटेलाइट्स के थ्रू एंट्रिक्स क्या करेगा, पूरे भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएगा। अब व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन? नॉर्मल प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हम लोगों का होता है दिस इज थ्रू द हेल्प ऑफ टावर कम्युनिकेशन। ये टावर्स के थ्रू आपका होता है, जो जियो आपका देगा या आपके जियो के साथ साथ एयरटेल है, वोडाफोन, ये जो कम्युनिकेशन देते हैं। लेकिन एंट्रिक्स ने कहा कि हम 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, जीसैट 6 और जीसैट 6A। ये आपके सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे सो दैट जो आपका देवास है वो भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका प्रोवाइड करेगा। अब देखिए जो आपके टावर्स से कम्युनिकेशन से उनको बंद किया जा सकता है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिफेंस पर्पस के लिए या मिलिट्री के लिए आपका प्रोवाइड किया जाता है, नेवी इसका बहुत यूज करता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स जो आपके एयर स्पेस में उसके थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका होता है। और आप ये देखिएगा कि जो आपके मुंबई अटैक हुआ था अजमल कसाब के साथियों के द्वारा, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही यूज कर रहे थे, तो उनके कम्युनिकेशन को रोका नहीं जा सकता है जब तक सैटेलाइट को आप डाउन ना करें। तो नॉर्मल वो जो आपका प्रोसेस है, तो ये बेसिकली आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यहां बात हुआ था। और ये जो डील हुआ था, इस डील को क्योंकि आपके क्लरिकल लेवल पे आपका केवल किया गया था, बड़े स्तर पर नहीं किया गया था। अब एक बार थोड़ा सा देवास की बात समझ लीजिए। देवास कंपनी तो इंडिया में रजिस्टर्ड है,
लेकिन इसके जो स्टेक होल्डर है वो जर्मनी की एक कंपनी है और दूसरा कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है। तो जर्मनी और यूएसए का स्टेक होल्डिंग है और ये भारत में इन्वेस्टमेंट मॉरिशस के थ्रू भी की, मॉरिशस रूट आप कह सकते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ। और इस देवास की कंपनी में जो इसरो के रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं वो बार-बार आपके इसमें जाके काम करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट यहाँ पे इसरो के ऑफिशियल्स देवास में जाके आपके काम करते थे। तो देयर वाज अ गुड रिलेशन बिटवीन इसरो एंड देवास, क्योंकि उसी के अधिकारी इसमें जाके आपके कई बार काम करते थे, मिलेंगे। तो प्रॉब्लम ये आपका होगा कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सिस्टम आपका है वो भारत में जनरली किसी को दिया नहीं जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, डिफेंस के परमिशन से। लेकिन ये बात साइन हुआ, बाद में ये बातें पता चली, सीएजी के नोटिफिकेशन में आया और उसने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है। हालांकि कोई प्रूफ आपका नहीं हो पाया और इस पूरे जो एग्रीमेंट था इसको रद्द कर दिया गया, इस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया गया। देवास ने बोला, देवास से पहले ये शर्त रखा गया था कि आप अगर कोई विवाद होगा तो ये केवल इंडिया में ही सॉल्व होगा, लेकिन देवास ने इसको कई सारे जगहों पे ले जाके इनिशिएट कर दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ले जाके इनिशिएट कर दिया और उसकी वजह से ये केस आपके बाहर चला गया भारत से। हालांकि जहां पे इंडिया में ये केस किए हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जहां पे केस होता है, उसके बाद एनसीएलटी, फिर उसके बाद आपका आता है इसका अपीलेट होता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल आपका है। तो यहां पे जो आपका इन्होंने एनसीएलटी जो आपका है, यहां पे दोनों जगहों पे आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि देवास और जो एंटिक्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, दिस इज अ फ्रॉड, ये धोखा है, तो इसको नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। तो जब एग्रीमेंट ही सही नहीं है तो फिर कोई कंपनसेशन देने कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन देवास ने भारत में नहीं, अमेरिका में जाके, फिर आपके बाहर एक तरह से क्यूबेक में जाके, कनाडा में जाके कुछ आपके केसेस इनिशिएट कर दिए और वहां के कोर्ट्स ने क्या किया है, आपके जजमेंट इनके फेवर में दे दिया। तो अभी जो आज का न्यूज़ पे है, देवास मल्टीमीडिया कैन सीज 50% ऑफ द एसेट्स ऑफ एयर इंडिया, 50% ऑफ द एसेट्स ऑफ एयर इंडिया। ऑल्दो इसके पहले कल 2 दिन पहले वाले जजमेंट में था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी एसेट्स को पूरा सीज कर सकता है जो आईएटीए के पास आपका रहता है। तो हालांकि इसको आपका मना कर दिया गया है कि ऐसा नहीं कर सकते हो आप। एक तरह से इंटरनेशनल एयर ट्रांसमिशन जो अथॉरिटी है उसके पास जो एसेट्स होता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसमिशन एसोसिएशन उसके पास जो एसेट्स होता है उसको आप सीज नहीं कर सकते हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नहीं कर सकते, एयर इंडिया के 50% एसेट्स को सीज कर सकते हैं। ये बात आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका है जो आपको यहाँ पे समझना है। फिर से एक बार बात समझ लीजिए, छोटे दिन इस बात को समझ लीजिए। देयर वाज अ डील बिटवीन एंट्रिक्स एंड देवास इन 2005 और वो क्या था कि अंतरिक्ष जो है वो 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, GSAT-6, GSAT-6A, और ये जो लॉन्च करेगा ये किसलिए लॉन्च करेगा, टू इंश्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर देवास। अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन भारत में हो जाता तो ये बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी बात होती। दूसरी बात, ये जनरली दिया नहीं जाता है किसी को, डिफेंस पर्सनली केवल इसका यूज कर सकते हैं। बाद में पता चला कि ये गलत तरीके से सारा एग्रीमेंट हुआ है और एक क्लर्किकल लेवल पे आपका सारा एग्रीमेंट हुआ, तो ये नल एंड वॉइड है और सीएजी ने भी इसको बोला कि ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है। बाद में सीबीआई की जांच हुई, जी माधव नायक जो आपके इसरो के चेयरमैन थे उनको भी आगे पकड़ा गया और उसके बाद ये चैलेंज हुआ भारत में, एनसीएलटी में दोनों ने बोला है कि जो एग्रीमेंट है ये फ्रॉड है, ये धोखा है, इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देवास की कंपनी आपके कहां पे, भारत में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जर्मनी के हैं और आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। तो इन्होंने इसको ले जाके विदेश में इसको चैलेंज करवा दिया, एक तो अमेरिका में चैलेंज करवा दिया, फिर अभी कनाडा में चैलेंज करवाया है और दो जगहों से ये केस आपके जीते हैं। तो उसमें आपका क्या आया था कि जो आईएटीए के अंदर, इंटरनेशनल
एयर ट्रैफिक एसोसिएशन जो आपका है, उसके पास जो प्रॉपर्टी आपकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और एयर इंडिया की, इसकी एसेट्स को सीज किया जाएगा और एवास को कंपनसेशन दिया जाएगा इसी से। बाद में क्योंकि गवर्नमेंट ने इस केस को इनिशिएट किया और कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ सॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये भारत का संप्रभुता का संस्था है, आप इसके एसेट्स को नहीं ले सकते हो, गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज किया है। तो फिर वहां के जो सुपीरियर कोर्ट है उसने कहा है कि एयर इंडिया का 50% एसेट्स सीज किया जाएगा टू कंपनसेट एवास, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रॉपर्टी है उसको सीज नहीं किया जाएगा। तो ये बात आपका है। और इसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर आप इस तरह से प्रॉपर्टी सीज करिएगा तो कोविड के दौरान बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी और कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता इस तरह से। तो ये थोड़ा सा आपका कुछ चेंज हुआ, ये बात आपको ध्यान देना आज के पेपर में है। ये सेकंड जो मेजर पॉइंट आपको जानना है वो क्या है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। तो ये बात भी आपको ध्यान देना है कि AIIB के वाइस प्रेसिडेंट आपके बनाए गए हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो एक्स आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, एक्स RBI गवर्नर आपके रह चुके हैं उर्जित पटेल। ही वॉज अपॉइंटेड आफ्टर रघुराम राजन, उसके बाद शक्तिकांत दास। 2 साल के बाद इन्होंने पर्सनल रीजन साइट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की पोजीशन से हट गए। तो अभी एक पांड्यान करके आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं गुजरात से, जो कि आपके AIIB में आपके थे, उनके जगह पे आपके उर्जित पटेल जा रहे हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसमें आपका इनको बनाया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एक ये बैंक है, एक और बैंक आप लोग पढ़ेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों इंडिया और चाइना के द्वारा फंडेड है, मतलब मेजर स्टेक होल्डर्स आपके हैं। अगर आप एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की बात करिएगा तो ये बीजिंग बेस्ड आपका बैंक है और इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आपका चीफ होगा, 5 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, 1 प्रेसिडेंट होगा, 5 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो डीजे पांड्यान आपके इसके पहले थे गुजरात से, अब आपके यहाँ पे उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये एशिया में सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए डेवलप किया गया है कि एशिया के फंडिंग्स को किया जाए। एंड नाउ दिस हैज बीन अ, कहा जा सकता है कि चैलेंज, काउंटर चैलेंज टू वर्ल्ड बैंक के या एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक के काउंटर चैलेंज में ये ऑर्गेनाइजेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपका कर रहा है। ऑल्दो इसका जो एसेट है वो आपका हाफ है वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक का हाफ इसके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का 2/3 कैपेसिटी है, लेकिन उसके बावजूद इट इज ग्रोइंग और धीरे-धीरे इसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस बैंक में जो पूंजी लगा रखा है वो चाइना ने आपका लगा रखा है। चाइना के पास लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, 30.34% इस बैंक के अंदर है, 30.34% है। उसके बाद इंडिया इसमें स्टेक होल्डर है। तो चाइना के बाद इंडिया स्टेक होल्डर है जो आपको देखने को मिलेगा। जो इंडिया स्टेक होल्डर है वो लगभग 8.52% का है और फिर आपका रसिया आप देखिएगा वो लगभग 6% का है। तो ब्रिक्स कंट्री ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेट करता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया ने ये रखा है। तो जो मोस्ट बेनिफिटेड कंट्री ऑफ AIIB इज इंडिया। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहां पे आपके फाइनलाइज किए हैं और इसके जो हेड हैं वो चाइनीज वाइस मिनिस्टर हैं जिन लिक्यून, चाइनीज वाइस मिनिस्टर जिन लिक्विन।
LIQUIN। तो फिर से एक बार इस बात को देख लीजिए, उर्जित पटेल को XRBI गवर्नर जो थे उनको AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। 5 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उसमें से एक ये है। दिस बैंक इज अलाइबल टू वर्ल्ड बैंक एंड एशिया डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का जो पूरा पूंजी है उसके आधे पूंजी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इसके पास है, एशिया डेवलपमेंट का 2/3। चाइना इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर शेयर होल्डर विद 30.34%। इंडिया उसके बाद है, फिर रशिया आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग में है। इसको जो हेड करेगा वो चाइनीज वाइस मिनिस्टर हैं जिन लिक्यू। ये चाइनीज वाइस मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, ये आप देखिएगा। तो ये आपका पूरा पॉइंट है जो एक तरह से ध्यान देना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है। एक और बात आता है जो आपके फैक्चुअल है, वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाएगा दिसंबर 26 को। तो प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सा एक ये भी काम करना पड़ेगा कि जब ये टॉपिक्स चल रहे हैं तो एक कॉपी पेन लेके सारी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। तो नोट करते रहिए सारी चीजें, आपको इसमें एक-एक करके नोट करते रहिए। वीर बाल दिवस दिसंबर 26 को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये बात आपको देखना है, वीर बाल दिवस ये कब ऑब्जर्व किया जाएगा? दिसंबर 26 को ऑब्जर्व किया जाएगा। और क्या इसका सिग्निफिकेंस है? ये वीर बाल दिवस जो आपका है, ये करेज ऑफ साहिबजादे जो 4 सन्स थे गुरु गोविंद सिंह के, जो लास्ट आपके सिख गुरु थे, उनके 4 बच्चों में से 2 बच्चों को, जिनको आप मुगल फोर्सेस ने दीवार के अंदर चुमा दिया था, 6 साल के और 9 साल के 2 बच्चे थे। तो गुरु गोविंद सिंह के जो आपके लास्ट गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बच्चे थे उसमें से 2 बच्चे जो 6 साल और 9 साल के आपके थे, बेसिकली ये आपके जोधवार सिंह और फतेह सिंह। तो इन दोनों बच्चों को आपके मुगल फोर्सेस ने दीवार में चुना दिया था। उसके लिए इस पूरे समय को मनाया जाता है, इसको मनाया जाएगा एज अ वीर बाल दिवस। और एक प्रकाश पूरब पर्व है जिसको आप एक देखा जाएगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पर्व ऑफ सिख कम्युनिटी। तो प्रकाश पूरब पर्व, इसको अब से वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो एक फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये किसी आपके स्टेट टीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको यहाँ पे बात समझना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है, जल्लीकट्टी जो आपका है इसको बैन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड रीजंस। ये देखिए अभी तो नहीं लेकिन बहुत बार ये न्यूज में रहता है। पिछले 10 सालों में किसी ना किसी कारणवश ये हमेशा न्यूज में रहा है। जल्लीकट्टू बेसिकली आपका एक रेस है, बुल रेस आप कहिएगा, जिसमें आपके बुल को दौड़ाया जाता है और सांड आप कहिएगा उसको एक तरह से दौड़ाया जाएगा। और ये आपके पोंगल के फेस्टिवल पे आपका होता है। दिस इज ड्यू टू द दिस इज प्रैक्टिस इन तमिलनाडु इन पोंगल फेस्टिवल। तो पोंगल का जो फेस्टिवल है तमिलनाडु का, उसमें आप कहिएगा कि ये जल्लीकट्टू प्रैक्टिस किया जाए। इसे बुल रेस बेसिकली इसमें सांड दौड़ता है, उसको लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं और जो उसको रोकने में सक्षम रहता है, जो उसका हम होता है, जो उसका सांड का ये जो आपका हम होगा, इसको पकड़ के आपके रोकने की कोशिश करते हैं लोग। और एक तरह से ये जो आपका रेस रहा है ये हमेशा न्यूज में रहा है क्योंकि ड्यू टू द एनिमल राइट्स वायलेशन, एनिमल राइट्स का वायलेशन भी इसमें देखने को मिला। बड़े लार्ज स्केल पे जानवरों को इसमें नुकसान भी पहुंचता है, बुल्स को, आदमियों को भी नुकसान पहुंचता है। तो कई बार ह्यूमन बींग्स इस तरह से आपके इसमें उनको जख्मी हो जाते हैं कि कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है जल्लीकट्टू रेस। इसको अगर आप देखिएगा तो
हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ सिक्कों में इंग्रेव किया गया है इस रेस को, कुछ सिक्कों में भी उसका दृश्य दिखाया गया है। तो ये जलीकट्टू एक आपका प्रैक्टिस है, इसको सलीकट्टू या जलीकट्टू आपका बोला जाता है, तो इसको बैन कर दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ये भी किसी एग्जामिनेशन में वन वर्ड वाले में पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में से कुछ पूछे जा सकते हैं कि जलीकट्टू कहां पे होता है, या सलीकट्टू या जलीकट्टू। इट इज अ बुल रेस इन व्हिच people participants try to grab the hump of the bull and try to stop the bull। तो ये आपका इसको बंद किया गया है ड्यू टू कोविड रीजंस। एक और पॉइंट आपको देखना है, विक्रांत हेड्स फॉर सी ट्रायल। देखिए हमारा इंडिजिनस इट इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर डिफेंस जो आपको ध्यान देना है। विक्रांत क्या है, ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आपका है विक्रांत। और ये ट्रायल पे आपका चल रहा था, इसको फाइनली आपका एक बार मेडल सी ट्रायल पे आपका इसको लेके आपका टेस्ट किया गया था, और ये आपके मेडल सी ट्रायल पे फिर आपका इसको बार-बार सी ट्रायल किया जा रहा है। इट इज एन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है इंडियन नेवी के लिए। तो ये बेसिकली आपका जो पुराना हमारे पास इंडियन नेवी शिप था विक्रांत, उसके नाम पे ही इसको आपका रखा गया है। तो पुराने में भी एक हमारे पास आईएनएस विक्रांत था, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। इट इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसके बारे में देख लीजिएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये मेजर पॉइंट आपका है। आईएनएस विक्रांत इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। चलिए अगला पॉइंट आपका है जो आपके अभी एक और न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन से जो बात आपको देखना है। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको इसको समझना है। श्रीलंका ने चाइना से कहा है कि जो लोन आप हमें दे रखे हैं उसको रीस्ट्रक्चर कर दीजिए, डेब्ट रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। ये मांग आपके कुछ समय पहले श्रीलंका ने इंडिया से भी किया था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सिंह ने कहा था कि लोन को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। रीस्ट्रक्चर का मतलब जो आपने समय काल दे रखा है कि 10 साल में हमें वापस करना है, 5% पे वापस करना है, इसको 10 साल के बजाय 20 साल कर दीजिए, 5% के बजाय 3% कर दीजिए, कुछ ऐसा सिस्टम आपका है, सो दैट दे कैन रिटर्न द लोन विद इजी टर्म्स। क्योंकि अगर लोन को वापस नहीं कर पाएंगे तो समस्याएं उनके साथ होंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा, और वैसे भी इस समय आपकी श्रीलंका में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ज्यादा हो गया है। तो यहां पे आप देखिएगा कि श्रीलंका चाइना से $5 बिलियन को कर रखा है, $5 बिलियन इसकी उधारी है, जो पूरी उधारी का 10% है। श्रीलंका के पूरी उधारी का 10% आपका है, सबसे ज्यादा उधारी इन्हीं से ले रखा है, और यही डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, उधार देके किसी देश को इतना ज्यादा उधार दे देना कि वो समय के बाद उस उधार को वापस नहीं कर पाए और आपकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, चाइना इसका फायदा उठा के कहेगा कि ये पोर्ट हमें दे दो, वो पोर्ट हमें दे दो, हम इस जगह को कब्जे में ले लेना है, इतने साल में लीज पे ले लेंगे, कुछ अपनी शर्तें ऐसी रखेगा जिससे चाइना को फायदा हो और इन द लॉन्ग रन श्रीलंका को नुकसान आपका हो। ये बात आपको देखने को मिलेगा कि अभी आपके श्रीलंका में ये प्रॉब्लम आपका है कि देयर इज अ कंसर्न कि इनके पास उतना पैसा नहीं होगा जिससे कि ये बाहर से सामान मंगा सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए इन्होंने चाइना से कहा है कि रीस्ट्रक्चर कर दीजिए डेब्ट, और ये बात हमारे देश से भी उन्होंने कहा है कि आप हमारे देश से भी रीस्ट्रक्चर कर दीजिए डेब्ट को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये भारत से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया से भी आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात आपका सेकंड पॉइंट आप एक तरह से देख सकते हैं। और एक और आइडिया आपका न्यूज़ है, हालांकि इसका बहुत लंबे समय में इसका आपको बात देखना होगा कि क्या इस पे इंपैक्ट पड़ता है। रसिया ने वार्निंग दिया है यूरोपियन यूनियन को प्लस
आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को या आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन प्लस नाटो को वार्निंग दिया है कि यूक्रेन को आप नाटो का मेंबर नहीं बनाइए, आप यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बना सकते हैं। लार्जली रसिया ने बड़े लार्ज स्केल पे यूक्रेन के बॉर्डर पे अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर रखा है। ये लगातार डर बना हुआ है कि रसिया यूक्रेन पे अटैक कर सकता है। इससे पहले भी रसिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्से को अपने में मिला दिया, क्राइमिया एक हिस्सा है जिसको मिला दिया। तो यूक्रेन में कुछ हिस्सों में रशियन सपोर्टेड लोग रहते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि रसिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे फोर्स को डिप्लॉय कर रखा है और ये साफ साफ आपका कह रहा है कि अगर आप यूक्रेन को नाटो के फोल्ड में लीजिएगा, यूक्रेन को अगर नाटो में साइन करिएगा तो हम मतलब लड़ाई की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। This is an organization which is led by United States of America. यूएसए के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है, यूएसए प्लस जो आपके पावर्स हैं यूरोपियन यूनियन में। और ये माना जाता है कि an attack on a single member of NATO will be attack on all। तो अगर नाटो के अंदर यूक्रेन चला जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि अगर कोई भी आपका अटैक कर रहा है यूक्रेन पे तो ये माना जाएगा कि सारा आपके देशों पे अटैक हुआ है और फिर आपके क्या होंगे, फिर सारे देश मिलके आपके यहाँ पे विरोध कर सकते हैं रशिया का। तो ये नाटो का जो अलायंस है ये 30 मेंबर कंट्री आपका है और इसका कैपिटल ब्रुसेल्स में बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। तो नाटो इज अ 30 मेंबर अलायंस, 30 मेंबर अलायंस आपका है, 30 देशों का संगठन है। इसका जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स में बेल्जियम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका बनाया गया था। तो यहाँ पे ये मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है और वो क्या है कि रसिया साफ साफ आपका बोल रहा है कि हम किसी भी दबाव में आपका काम नहीं करेंगे। अगर आप नाटो को अपने फोल्ड में लीजिएगा तो पॉसिबिलिटी है कि देयर विल बी डिटोरिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रसिया एंड यूरोपियन यूनियन, बिटवीन रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हम आपके इस दबाव से नहीं डरेंगे। तो ये बात आपका है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रसिया ने केवल प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया है अपनी आर्मी को इसके सामने ले जाके खड़ा करके। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा जो आपका पॉइंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला एक पॉइंट आपका है जो खासकर एक एडिटोरियल के रूप में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है, क्योंकि ये बार-बार न्यूज़ आ रहा है और ये न्यूज़ आपका क्या है इसको थोड़ा सा आपको देखना है। देखिए अभी 3 जगहों पे न्यूज़ आ रहा है। एक न्यूज़ आपका है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र का जो गवर्नर है इसने स्पीकर के इलेक्शन की डेट को फाइनल करने से मना कर दिया, मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा आपका क्या आ रहा है कि जो आपके केरला के गवर्नर हैं, केरला के जो गवर्नर हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वहां पे वाइस चांसलर जो होता है इसके अपॉइंटमेंट में विरोध दर्ज किया है। और तीसरा अभी आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीट के एग्जामिनेशन को नहीं फॉलो करना चाहता है तमिलनाडु, ये अपना अलग एग्जामिनेशन लेना चाह रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये उसके लिए बिल पेश किया। ये तीनों पॉइंट्स रिसेंट हैं। ये वाला तो आपको केरला वाला आजकल में दोनों पेपर में मिल जाएगा आपको। तो मेडिकल एग्जामिनेशंस को लेके आपका यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा एक बात देख लिया जाए क्या ये प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस की। ये 3 पॉइंट आपको देखने हैं। देखिए महाराष्ट्र में क्या बात बोला जा रहा है, महाराष्ट्र में ये पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नर है यहाँ पे वो महाराष्ट्र की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने कहा कि स्पीकर के इलेक्शन के लिए डेट आपका भेजा जाए। स्पीकर के इलेक्शन के लिए उसने कहा कि दिस शुड बी द डेट ऑफ इलेक्शन फॉर स्पीकर। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रिफ्यूज, कोई उन्होंने साइन ही नहीं किया, कोई एक्शन ही नहीं लिया। तरीका क्या है कि डेट ऑफ स्पीकर को फिक्स किया जाएगा और फिर सेक्रेटरी जनरल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के
गवर्नर के पास लेके जाएंगे, गवर्नर फिर साइन कर देगा और फिर आपके स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन गवर्नर ने यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं दिया, कोई बात ही नहीं किया, इसलिए अभी महाराष्ट्र में स्पीकर का पोस्ट वैकेंट है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आपको देखना है। हालांकि इसमें एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही गवर्नर करेंगे तो स्टेट असेंबली जब दोबारा रिकन्वीन होगा तो वो एक रूल बना देगा कि विदाउट द कंसीडरेशन ऑफ द गवर्नर हम स्पीकर का इलेक्शन करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, केरला के जो गवर्नर हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सारे जो यूनिवर्सिटीज आपके होते हैं स्टेट के अंदर, उस यूनिवर्सिटीज के चांसलर कौन होता है? चांसलर इज गवर्नर। चांसलर कौन होता है? गवर्नर। और यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर जो होगा उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट आपके करेंगे गवर्नर, ये नियुक्ति करेंगे। तो अभी आपके केरला के अंदर रीअपॉइंटमेंट हुआ है एक वाइस चांसलर का, और फिर आपके जो गवर्नर हैं इन्होंने कहा कि हमें स्टेट गवर्नमेंट ने दबाव में काम करवाया है, हम इनको अपॉइंट नहीं करना चाहते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट अंडर प्रेशर, स्टेट गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड मी टू अपॉइंट दिस पर्सन एज ए चांसलर, आई वाज नॉट विलिंग टू अपॉइंट दिस पर्सन। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य सरकार हमें दबाव में ले आई है और चांसलर नियुक्त करने के लिए, आपका वाइस चांसलर नियुक्त करने के लिए मजबूर किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हाइल अपॉइंटिंग द वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो ये बात आपको देखना है कि प्रेसिडेंट गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हाइल अपॉइंटिंग वाइस चांसलर। तो ये जो आपके राज्यपाल हैं कि हमें दबाव में लेकर काम करवाएगा, इसका भी कोई बहुत मतलब नहीं है। दबाव में आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप इनके अपने डिस्कशन पे काम कर सकते हैं। तीसरा बात आपको देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु ने क्या किया है। तमिलनाडु ने एक बिल को पास किया है और उस बिल को पास करके गवर्नर के पास भेजा है और उनसे कहा है कि आप इसको साइन कर दीजिए, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशंस एनडब्ल्यूईटी के द्वारा दिया जाता है। ये बाईपास मैकेनिज्म इंश्योर करेगा और जो तमिलनाडु में मेडिकल के एग्जामिनेशंस हैं उसके जो आपके अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा और तमिलनाडु के बच्चे नीट एग्जामिनेशन नहीं देंगे। तो एक तरह से ये बात आपका एक बिल बनाने के पास करवाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ का गवर्नर कोई भी आपका स्टेप नहीं लिया है और ना ही ये बिल को साइन कर रहा है, ना ही ये बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर रहा है। तो ये भी एक तरह से देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु। एक और पॉइंट आप देख सकते हैं पिछले दिन का ये न्यूज है और वो क्या है, polls in 5 states have been announced। तो आपके 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की जा चुकी है और वो जो 5 राज्य हैं उसमें से एक राज्य के अंदर 5 चरण में चुनाव होगा और बाकी 3 राज्यों के अंदर 1 चरण में चुनाव होंगे और आपके एक राज्य के अंदर 2 चरण में चुनाव होगा। तो आप देखिएगा कि यूपी में 5 स्टेज इलेक्शन प्रोसेस है, मणिपुर में 2 स्टेज इलेक्शन प्रोसेस है और बाकी अगर आप बात करिएगा जो आपके यहाँ पे अगर आप बात करिएगा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे जो आपका इलेक्शन प्रोसेस है ये आपका 1 स्टेज इलेक्शन प्रोसेस है। तो ये आपके अनाउंस किए गए हैं, हालांकि इनका कोई भी अर्थ नहीं है, किसी भी एग्जामिनेशन में ये सब पूछने वाला नहीं है। बस ये देख लीजिए, क्योंकि आज से जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होता है उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता के अंदर अब आप कोई नई योजना नहीं घोषित कर सकते हो, कोई नए प्रोग्राम्स नहीं, कोई नए नीति नहीं, कोई नए पॉलिसीज आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। इसमें ये भी कह दिया गया है कि 15 जनवरी तक आप किसी तरह का कोई भी मास मूवमेंट नहीं करवा सकते, कोई भी सम्मेलन नहीं कर सकते, कोई पद यात्रा नहीं निकाल सकते, कोई साइकिल यात्रा नहीं निकाल सकते। 15 जनवरी के बाद डिसाइड होगा कि
क्या आप लोग मास मूवमेंट करवा सकते हैं, ये कोविड को टैकल करने के लिए कोशिश किया गया है। तो इसका कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बात आप देख सकते हैं। चलिए, ये आपका है जो बात आपको समझना है। अगला पॉइंट आप एक और देख सकते हैं जो पिछले दिन के न्यूज में आप कर रहा है। और ये आपका है जो आपको समझना है। मेजर पॉइंट आपका है कि प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ILPS। तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली किया गया है कि जो आपके इनर लाइन परमिट सिस्टम है जो मणिपुर में लगाया जा रहा है, इसको नहीं लगाया जाए। एक बार बस समझ लीजिए, इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है। ये कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आपका लगाया जाता है। दिस वाज अ डिवाइस इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सिस्टम लागू करवाया गया था, सो दैट ब्रिटिश क्या चाहते थे कि जो नॉर्थ ईस्ट है ये मेन पॉलिटिक्स से अलूफ रहे, जो नॉर्थ ईस्ट है वो मेन राजनीति से दूर रहे और भारत की राजनीति में इसका कोई योगदान नहीं होना चाहिए, उसको इंश्योर करने के लिए सारा काम किया गया था। लेकिन बाद में जब देश आजाद हुआ तो फिर इसको कंटिन्यू भी किया गया। इनर लाइन परमिट सिस्टम ये है कि अगर आपको कुछ ट्राइबल एरियाज में जाना है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहते हैं, नागालैंड में जाना चाहते हैं, मणिपुर में जाना चाहते हैं, तो वहां पे इनर लाइन परमिट सिस्टम आपका लागू होता है। ये पहले आपके 3 राज्यों में लागू होता था, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो यहां पे 3 जगहों पे आपका लागू होता था। अब आपका इसको एक्सटेंड किया गया है मणिपुर में भी, इसको मणिपुर में भी एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो एक आसाम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका विरोध करता है कि इनर लाइन परमिट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाए मणिपुर से। हालांकि इनर लाइन परमिट सिस्टम का मेन एम क्या था, दिस वाज द एम ऑफ द ब्रिटिशर्स की जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है इसको शेष भारत से दूर रखा जाए, यहाँ के लोग राजनीति में मुख्य धारा में ना जुड़े। वो बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत लंबे समय तक फ्रीडम स्ट्रगल में कोई बड़ा नेता आपका नहीं आ पाया इनके वजह से। लेकिन इससे एक फायदा ये भी रहा कि इसकी जो प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, जो आपके यहाँ पे फ्लोरा फौना है वो इंटैक्ट रहा और यहाँ का जो कल्चर, इंडिजिनस कल्चर, वो अभी भी आपका सेफ है। तो उसी चीज को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने इसके आगे भी आपके इन सब जगहों पे इनर लाइन परमिट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। वैसे भी कुछ एरिया शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में आते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे कल, और तब तक ये जो नोट्स आप लोगों को मिलेगा इसका PDF आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।